नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार पृथ्वी पर भूकंप आए या चट्टानें बनी या किस प्रकार रिक्त घाटी का निर्माण हुआ है। तो किस प्रकार पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है वो लगता है, वो हमने आपको पढ़ाया था। अब हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में, किस प्रकार भूकंप आते हैं और और आने के बाद ये क्या-क्या क्षति पहुँचाते हैं और आने के क्या कारण होते हैं। तो ये हम भूकंप के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है देखने में जितनी शांत लगती है वो असल में उतनी शांत है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है हमेशा हलचल होती रहती है, क्योंकि प्लेटें घूमती रहती हैं, थोड़ा-थोड़ा खिसकती रहती हैं और उसी के कारण पृथ्वी से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जब यह ऊर्जा एकदम से रिलीज़ होती है, तब जाके पृथ्वी पर प्लेटें हिल जाती हैं और भूकंप आता है। और ये भूकंप इतनी तेज़ी से आता है कि यह 1 सेकंड में भी शहर पूरे शहर भी तबाह कर सकता है। और भूकंप से जो है आपका, चाहे वो आपका सिपाही का लेवल हो, 4th क्लास का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें, रेलवे का हो, यूपीपीसीएस हो या आईएएस का हो, या आप किसी भी लेवल में किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भूकंप से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको भूकंप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और यदि आप भूकंप को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़ जुड़ जाइए हमारी क्लास से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे हमारी। तो पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। यानी कि जब भूकंप आता है तो आभास क्या है आपने सभी जानते हैं, एक पृथ्वी काँप जाती है, कंपन होने लगता है अचानक से। और जो अचानक से कंपन होता है, यही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है? तो भूकंप को जो मापने हैं वह सीस्मोग्राफ पर मापा जाता है। ये मैं लिखवा दे रहा हूँ आपके लिए, लिख लो। भूकंप को सीस्मोग्राफ पर मापा जाता है और भूकंप को सीस्मोग्राफ पर मापा जाता है और इसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता मापने के लिए तीव्रता मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। तीव्रता मापन है, यह रिक्टर स्केल पर किया जाता है और रिक्टर स्केल जो है ये एक गणितीय मापक है। रिक्टर स्केल जो है एक गणितीय मापक है और इस पर जो तीव्रता है वो 0 से 9 तक अंक दर्ज होते हैं। इस पे जो स्केल है इसका, यानी जो तीव्रता है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। और जो प्रत्येक बिंदु है, जैसे 0 से लेकर 1 तक गया, तो मान के चलो ये प्रत्येक बिंदु 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह करते करते 9 तक जब आती है, तो जो प्रत्येक बिंदु पर यदि यहाँ जितना होगा उससे 10 गुना यहाँ होगा, उससे 10 गुना यहाँ होगा, इससे 10 गुना यहाँ होगा, यानी कि हर एक अंक पर 10 गुना तेज भूकंप बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो अब जितना बड़ा अंक होगा उतना ही ज़्यादा भूकंप तेजी से आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा अंक होगा, भूकंप का झटका जो है उतना तेज महसूस होगा। यानी कि आप देख रहे हो 6, 7, 5, मैक्सिमम 7 का जब आ जाता है तो बहुत तेज आ जाता है। ठीक है? तो बहुत कम ही आता है, खैर 6-7, 6 के और 7 के बीच में रहता है, कभी 5 तक आ गया। इस तरीके से आए दिन आप सुनते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो इतनी है। ठीक है? तो वो यही रिक्टर स्केल स्केल पर नापी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। अब जब भूकंप आया तो नुकसान भी हुआ होगा। तो जो भूकंप से हुए नुकसान को, यानी कि भूकंप से जो नुकसान हो रहा है उसको मर्केली स्केल पर मापा जाता है। ठीक है?
इसमें है भूकंप से हुए नुकसान को मर्कैली स्केल द्वारा मापा जाता है। यानी कि जब भूकंप से जो इतना नुकसान हो रहा है उसको मर्कैली स्केल द्वारा मापा जाता है। और जो मर्कैली स्केल है इस पे कितने होते हैं, 12 अक्षर होते हैं। इस पे 12 अक्षर होते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने भी एग्जाम दिए तब भी यही क्वेश्चन आया था, मर्कैली स्केल पर कितने अक्षर होते हैं, तो ये पूछा जाता है। अब जितना वही सेम, जितना बड़ा नंबर था उतना तेज झटका लगेगा, और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं, चलो मैं, जितना बड़ा नुकसान या नंबर उतना ज़्यादा नुकसान। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। और आगे बढ़ते हैं, भूकंप कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में जान लेते हैं। भूकंप अधिकेंद्र, यहाँ आ जाए, यहाँ देखते हैं भूकंप अधिकेंद्र और भूकंप मूल क्या है। यहाँ देखिए, भूकंप मूल वह स्थान है जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। यानी कि भूकंप जहाँ से सबसे पहले शुरू होता है, यानी यहाँ मान के चलिए पृथ्वी के अंदर से शुरू हुआ, तो इसे कहेंगे भूकंप मूल। अब जब ये शुरू हुआ तो कोई तो एक ऐसा स्थान होगा जहाँ ये सबसे पहले पता चलेगा। जहाँ ये सबसे पहले पता चलेगा उसे बोलेंगे अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, जहाँ ये सबसे पहले पता चलेगा वहाँ भूकंप अधिकेंद्र, और ये जहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है उसे बोलेंगे भूकंप के मूल। ठीक है, और जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पहुँचने में समय लगेगा या यहाँ पहुँचने में, सबसे पहले जाएगा बिल्कुल सीधा जाएगा ऊपर। तो जब भी इसका झटका होगा वो यहाँ सबसे पहले यहाँ पता चलेगा। ठीक है, और इसके साथ अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप भूकंप अधिकेंद्र के बारे में लिख लें। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र क्या है, जहाँ सबसे पहले भूकंप के झटकों का आभास होता है। यानी जहां सबसे पहले आभास हुआ इसे बोला गया अधिकेंद्र। ठीक है, और जो मूल क्या है, भूकंप मूल, यहाँ सब जहां से भूकंप शुरू होता है, जहां से भूकंप शुरू होता है। ठीक है, यानी कि जहां से भूकंप शुरू होगा उसे भूकंप मूल कहेंगे, और जहां सबसे पहले पता चलेगा उसे भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। अब हमने अभी एक जिक्र किया था कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो अचानक से रिलीज होती है पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ जब भूकंप मूल होगा तो यहाँ जब भूकंप हिलेगा तो यहाँ ऊर्जा होगी, जो यहाँ की जो ऊर्जा है ये अचानक से रिलीज होती है। जब ये रिलीज होगी तो ये नहीं पता है कि कितने सेकंड में, एक सेकंड में पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो रहती है ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं, इसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। जहाँ ऊर्जा उठती है इसे, जो ऊर्जा है इसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और एक चीज नोट करके और लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। ये भी लाइन जो लिखवा रहा हूँ बार बार पेपर में आती है। ये है, जब भूकंप आता है तब वायुमंडल में रेडान गैस की अधिकता हो जाती है।
मैं समझाता हूँ पहले। तो यहाँ से जब भूकंप उठा सबसे पहले यहाँ गया, ये क्या हुआ, ये तो हुआ आपका अधिकेंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीधे तिरछे में गया, इस तरीके से गया, टकराया, फिर ये वापस चली गई लहरें, यानी सतह पर टकराई, वापस चली गई, ठीक है, ये वापस चली गई, इस तरीके ऐसी इधर उधर फैलती चली गई। इसको ध्यान रखना, डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। तो ये रहा भूकंप अधिकेंद्र मूल। अब बात करते हैं भूकंप की जो लहरें हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। भूकंप की लहरें तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। इसको सेकेंडरी, द्वितीयक, यानी कि प्राथमिक हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये सतही तरंगे हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव ये हो गई आपकी लैंड वेव, यानी कि सतही तरंग, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी, यानी कि इसको शॉर्टकट में आपका पी डब्ल्यू भी लिख के आ सकता है, इसका एस डब्ल्यू भी और इसका एल डब्ल्यू भी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी तरंगों के बारे में, ठीक। प्राइमरी तरंगें क्या हैं, कैसे चलती हैं, इसको आप समझ लीजिए। यानी कि प्राइमरी तरंग, ठीक है, ये क्या है, भूकंप के समय, ये जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय सबसे तेज आते हैं, सबसे तेज चलने वाली तरंग होती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कहाँ पता चलेगी, यहाँ, ठीक है। सबसे पहले चलने वाली तरंग होती है और उसके बाद इनके चलने की स्थिति कुछ ऐसी होती है, ये तो आपका ऐसे चलेंगी, ये, या फिर वापस, ठीक है। इस तरीके से कि चलने की जो दिशा रहती है वो इस तरीके से रहती है। और सबसे पहले पृथ्वी पर आती हैं ये, सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है प्राइमरी तरंग, ठीक है। यह संपीड़नात्मक होती है। दूसरा, इन तरंगों, ये जो तरंग है प्राइमरी तरंग, यह ध्वनि तरंगों के समान होते हैं। ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और जो प्राथमिक तरंग है यह ठोस, द्रव और गैस, तीनों में, तीनों ही माध्यम में चल सकती है। ये तीनों माध्यम में चल सकती है। और यह जो है प्राथमिक तरंग सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती है। प्राथमिक तरंग सीस्मोग्राफ पर प्राथमिक तरंग जो है वह सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती हैं। और अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा किस प्रकार प्राथमिक तरंग सेकेंडरी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको एक थोड़ी 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 लिख लो, जिससे आपको मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ सके। और मैंने आपको बताया था यहाँ जो कण हैं इनके चलने का जो है वो समांतर रहता है, ठीक है। यानी कि सेल में जो कणों का संचालन है वह समांतर रहता है। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी वेव्स के बारे में।
ये सेकेंडरी तरंग है, और ये सेकेंडरी तरंग जो है यह गॉड यानी छोटी तरंगें होती हैं। ये छोटी तरंग होती हैं और यह केवल ठोस में चल सकती हैं। ठोस में ही चल सकती हैं, ठीक है, ठोस में चल सकती हैं। ये जो है यह भूमि को ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिलाती हैं, ठीक है, या दाएं बाएं हिलाती हैं। और इनमें जो कणों का संतुलन है लंबवत होता है। तो ये थी हमारी सेकेंडरी तरंगे। आपने देखा प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग। अब बढ़ते हैं तृतीय यानी कि लैंड वेव के साथ। तो तीसरी तरंग है वह है सतही तरंग। तो जो सतही तरंग है यह क्या करती है, यह जब भूकंप आता है तो यह पृथ्वी की सतह पर चलती है। यानी कि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। दूसरा क्या है, यह जल और थल दोनों में चलती है। यह जल और थल दोनों में। आपने देखा है जब भूकंप आता है तो समुद्र भी हिलता दिखाई देता है। पीछे कुछ दिनों पहले अपने भारत में भूकंप आया था, यानी कि उत्तर भारत में। तब देखा था स्विमिंग पूल में वीडियो वगैरह काफ़ी आई थी, स्विमिंग पूल का पानी हिल रहा है, या समुद्र तक भी हिल जाता है। यानी कि पानी में भी चल सकती हैं ये, और आपका सूखे में भी चल सकती हैं। और ये क्या होती है, जब ये पानी में चलेंगी, थल में चलेंगी, तो ये क्या होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि ये सतह पे चलती है। सर्वाधिक ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। और इन्हीं के कारण जो है आपका पुल टूटना, इमारत टूटना, सब किसके कारण टूटता है, लैंड वेव के कारण। यानी कि इसी वेव के कारण इमारत, सड़कें, पुल यानी कि सभी टूटते हैं। यानी कि ज़्यादा सभी टूटते हैं तो ये क्या करती हैं, ये ज़्यादा नुकसान करती हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, ये जो लैंड वेव है ये भी दो प्रकार की होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी दो प्रकार की वेव है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले लब वेव और दूसरी है रेले वेव, ठीक। लब वेव, रेले वेव, ये क्या है, ये लब वेव जो है वो जमीन को दाएं बाएं, ये दाएं बाएं हिलाती हैं। और यह जो है यह ऊपर नीचे, तो यह है ऊपर नीचे हिलाती है, ठीक है। अब कैसे हिलाती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मानो, इसको मिटाता हूं। अब देखो कैसे समझो। जैसे मानो धरती के नीचे एक प्लेट फंस गई है, ठीक है, धरती के नीचे एक प्लेट फंस गई है। और जब वह अचानक छूटी, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे मान के चलो पृथ्वी के अंदर एक प्लेट है, ठीक, वो यहाँ से अचानक छूटी, यानी कि अचानक जो चिपकी हुई है अचानक छूटी, या इसमें कंपन हुआ या टकराई, कुछ भी हुआ इनमें, तो सबसे पहले कौन सी भागी, पी भागी,
सबसे पहले कौन सी भागी, पी भागी एस वेव आई तो जमीन हिल गई, यानी प्राइमरी वेव आई तो पता चल गया कि भूकंप भी अब आने वाला है। अब जब एस वेव आई तो जमीन हिल गई, क्योंकि एस वेव कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एस वेव आई तो जमीन हिल गई, और जब लैंड वेव आई तो उसने तबाही मचा दी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से समझो, ये कहानी के तौर पे धरती के नीचे दो प्लेट फंस गई, और जब वह अचानक छूटी तो वहां से पी भागी एस ने जमीन हिला दी, और जो लैंड वेव है इसने तबाही मचा दी। तीनों का काम आपको समझ में आ गया। प्राइमरी सबसे पहले भागी, उसने बता दिया कि दोनों लहर आने वाली हैं, और तब तक पीछे से आपकी सेकेंडरी वेव पहुंच गई, इसने जमीन को हिला दिया, और जब एक लैंड वेव आई सतह पर तब तक इसने इतना कंपन कर दिया कि 1 सेकंड के अंदर पूरा तबाही शहर के शहर तबाह हो गए। ठीक है, अब देखते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। इसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वेव्स आई। मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, हमने कोई एक गोला ले लिया। ठीक, कोई एक गोला ले लिया और इस पर हमने एक यहाँ पर कंपन किया, कोई चीज ऐसी मारी इस पे, रिसर्च किया गया है, कोई चीज ऐसे मारी यहाँ पर। ठीक है, जब ये यहाँ मारी तो कंपन हुआ, कंपन हुआ तो सबसे पहले वेव भागी ऐसे। कौन सी भागी है, क्या कहलाओगे इसको, अभी क्या समझाया, प्राइमरी वेव। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी वेव भागी, और उसके बाद आपकी सेकेंडरी। बीच में इस तरीके से आपका पृथ्वी, देखो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कोर मेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो हमने जो अंदर की कोर है यह बिल्कुल तरल अवस्था में है, और ठोस भी है, तरल भी है, एक आग जल रही है पृथ्वी के अंदर कह सकते हैं। और उसी के माध्यम से जो प्राइमरी वेव है ये तीनों अवस्था में बताया था हमने शुरू में ही, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि तीनों अवस्था में ये चली जाएगी बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो जो प्राइमरी वेव थी वे कुछ इस तरीके से आई और चली गई। ठीक है, ये यहाँ पहुंच गई। लेकिन जो सेकेंडरी वेव थी बच्चों, सेकेंडरी वेव जो है, ठीक, वह केवल ठोस अवस्था में चल सकती है, यानी कि यहाँ बीच में तरल अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ तो वो नहीं गई, तो क्या हुआ, यहाँ तक गई, यहाँ खत्म, लेकिन वो यहाँ से आई और इधर मुड़ गई। ठीक, तो सेकेंडरी वेव जो थी वो यहाँ साइड में कट ली इधर को। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब आप समझो ये कौन सी है, प्राइमरी तरंग। यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो है आपका कोर। ठीक, और दूसरी है यहाँ आपकी है प्राइमरी तरंग। प्राइमरी तरंग ये आपकी जो इधर आ गई, ये है आपकी सेकेंडरी। ये सेकेंडरी वेव है इधर भी। ठीक है, ठीक, अब ये सेकेंडरी वेव है, इनमें भी क्या है, अब आपने पूछा गया है भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो इस जो क्षेत्र है यहाँ पर, यानी कि यहाँ जो है वह 105 डिग्री का क्षेत्र है, 105 डिग्री, और यहाँ पर जो है वह 145 डिग्री का क्षेत्र है। यहाँ भी 105 डिग्री और यहाँ 145 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों जो छाया है, देखो ये वेव यहाँ से इधर को आ गई, प्राइमरी सीधी निकल गई, तो ये इस एरिया में भूकंप नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी वेव हो, ये क्या है, ये जो है ये है भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक है, ये बन गया भूकंपीय छाया क्षेत्र, इधर भी बना भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक, अब आपसे पूछेगा भूकंपीय छाया क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, कितने डिग्री तक होता है। ठीक है, तब आपको क्या बताओगे, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक क्या रहता है, ये भूकंपीय छाया क्षेत्र रहता है। और एग्जाम में कभी कभी आपका लिख के आ सकता है 103 डिग्री से 143 डिग्री भी लिख के आ सकता है। तब अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ 105 145 दिया है या 103 से 143 डिग्री तक दिया है।
अब लिखते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, वो आप लिख लो। नोट करके लिखो। प्राइमरी तरंग में भूकंपीय तरंग पाई जाती है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी तरंग में भूकंपीय तरंग पाई जाती है। दूसरा लिखो, भूकंपीय छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री, लेकिन एग्जाम में आपका हो सकता है ऑप्शन 103 डिग्री से 143 डिग्री तक दे दे, तब आपको वहां ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है? तो ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप की कोई भी तरंग अभिलिखित नहीं होती, यानी कि कोई भी तरंग नोट नहीं होती है, पता नहीं चलता है वहां पे, तो वो क्या होता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। अभिलिखित नहीं होती है, यानी कि जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलिखित नहीं होती है वहां क्या होगा? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं। आप अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं गुटेनबर्ग तथा रिटर ने गुटेनबर्ग तथा रिटर ने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर तीन भागों में बांटा, ठीक है। भूकंप को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा गया है। ये है सबसे पहले है साधारण भूकंप, ठीक है। उसका मध्यवर्ती और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। तो कौन से हैं? साधारण भूकंप, दूसरा है मध्यवर्ती, और तीसरा है अत्यधिक गहराई वाले, ठीक है। अब आप इनको देख लो, साधारण भूकंप कौन से होते हैं? यह यानी कि 0 से 50 किलोमीटर तक स्थिति होती है इनकी, 0 से 50 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि जो स्थिति इनकी है साधारण भूकंप की, वह 0 से 50 किलोमीटर की एरिया होती है। और मध्यवर्ती में क्या रहता है? जब भूकंप मूल की गहराई, यानी कि साधारण जो है 50 किलोमीटर तक की रहती है, और जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से, यानी कि 50 किलोमीटर तक तो साधारण हो गया। अब आगे बढ़ो, इससे आगे 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की होगी, यानी कि जब 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की गहराई होगी तब वह क्या होगी? मध्यवर्ती गहराई कहलाएगा, ठीक है, यानी मध्यवर्ती भूकंप रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो है यह धरातल से 250 किलोमीटर के बाद 250 किलोमीटर के से 700 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, यानी कि जो अत्यधिक अत्यधिक गहराई जो है तो पृथ्वी के अंदर
250 किलोमीटर से साढ़े वो 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की गहराई तक क्या पाया जाता है, भूकंपीय मूल पाया, सॉरी अत्यधिक गहराई वाले भूकंप हैं वह 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक गहराई से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भूकंप का वितरण कितने भागों में होता है। भूकंप का वितरण 3 भागों में होता है। ठीक है, भूकंप का वितरण जो है वह 3 भागों में होता है। सबसे पहले होता है प्रशांत महासागरीय, पेटी पहला भाग है, यानी कि पहली पेटी, यानी कि ठीक है, तो पहली जो पेटी है हमारी वह है प्रशांत महासागरीय पेटी। सर्वाधिक भूकंप आते हैं यहाँ पर, लगभग 63%। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी पर लगभग 63% भूकंप आते हैं। दूसरी है अटलांटिक पेटी, यहाँ लगभग 21%, लगभग 21% भूकंप आते हैं। और इसमें जो अटलांटिक पेटी है इसमें सर्वाधिक जो भूकंप है वो मध्य रेखा पर आते हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर, अटलांटिक पेटी में सर्वाधिक भूकंप मध्य रेखा पर आते हैं। तीसरी है हमारी महाद्वीपीय पेटी, भारत हमारा इसी में आता है, यानी कि भारत है इसी में आता है। बच्चों ये था जो हमारी थ्योरी बेस, जिसमें हमने आपको पूरा भूकंप के बारे में समझाया है। और अब हम बात करते हैं इसके जो कुछ क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, या जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी भूकंपीय तरंगे, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं? अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, स्किप नहीं की होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा एस वेव, यानी कि सेकेंडरी वेव जो है वह हमारी तरल भागों में लुप्त हो जाती हैं। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में भ्रमण करने वाली तरंग कौन सी होती है? ये क्वेश्चन इस प्रकार आपका बनेगा किसी भी लेवल का एग्जाम हो जाए, यानी कि पृथ्वी के सतह पर भ्रमण करने वाली तरंग कौन सी होती है?
पृथ्वी के सतह पर भ्रमण करने वाली तरंग हमने आपको बताया था, पीएसएल तीनों हमने समझाई थी आपको कि प्राइमरी सबसे पहले पृथ्वी तक आती है, सेकेंडरी ठोस में चलती है, केवल तरंग में नहीं चलती है, और जो लैंड वेव है यानी उसका नाम ही लैंड वेव है, सतही तरंग, तो सबसे पहले कौन सी करती है? एल वेव। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर भ्रमण करती है सतही तरंग। अब एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो अधिकेंद्र होता है, यानी कि जो अधिकेंद्र अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री पर स्थित होता है? ये बच्चों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो देखने के लिए। और अगला जो टॉपिक रहेगा वह ज्वालामुखी का रहेगा, अभी वो भी मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, पढ़ाई करें।